उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहली खबर आ रही है उन्नाव से। यहां पुलिस लाइन के विसरा रूम में कई बोरों में नर कंकाल मिले हैं। इसके बाद से पुलिस लाइन में अफरा तफरी मच गई है। बोरों में मानव खोपड़ियां, हड्डियां मिली हैं। इस मामले में पुलिस का दावा है कि विसरा रूम के अंदर नर कंकाल सुरक्षित रखे जाते हैं। अलग अलग बोरों में शरीर के अलग अलग अंग रखे जाते हैं। आशंका है कि विसरा का सैंपल लेने के बाद बाकी हिस्सों को सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया। प्रशासन वही दावा कर रहा है कि पहले पोस्टमार्टम इसी विसरा कक्ष में होता था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यहां पर उन्नाव की हैं। उन्नाव में जिस तरीके से विसरा रूम है जिसमें कई बोरों में नर कंकाल जो मिले हैं, उससे सनसनी यहां पर फैली। निश्चित तौर पर जो देखेगा वो डर जाएगा। मानव खोपड़ियां, हड्डियां यहां मिली हैं। पुलिस कह रही है कि नर कंकाल विसरा रूम में ही हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अलग अलग बोरों में अलग अलग शरीर के अंग यहां पर रखे गए हैं। और पूछा यहां पर जा रहा है कि इसको जब काम हो गया तो नष्ट क्यों नहीं किया। तो पुलिस लाइन के जिस विसरा रूम में नर कंकाल के बोरे मिले उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रसून ने। पुलिस लाइन के अंदर विसरा कक्ष में यहाँ पहले तकरीबन 15 साल पहले अस्पताल हुआ करता था और पोस्टमार्टम भी यही होता था। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो अब इस समय हलचल का विषय बनी हुई हैं। यही वो कंकाल हैं। ये देखिए किस तरह से बोरियों में ये कंकाल रखे गए हैं। ये स्कल्स हैं जो बाकायदा यहाँ पर रखे गए हैं इस कमरे में। जो मानव के शरीर के जो अंग हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे रखे गए हैं। ये तकरीबन 12 से 14 बोरियां हैं जिनके अंदर ये रखे हुए हैं। ये पूरे कंकाल रखे हुए हैं। पुलिस लाइन में किसी भी तरह इन कंकालों को रखा नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस विसरा कक्ष को इस्तेमाल किया जा रहा है वो कतई गलत था। पुलिस में आरआई की जिम्मेदारी होती है और क्षेत्राधिकारी जो होते हैं नगर के वो यहाँ के लाइन के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर शव रखे हैं इनको लेकर के अधिकारियों को जवाब देना होगा। लेकिन अभी अधिकारी स्पष्ट रूप से कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। उन्नाव से प्रसून शुक्ला, जी मीडिया। तो यहाँ आपको बता दें कि उन्नाव के पुलिस लाइन कैंपस में एक पुराना अस्पताल था। इस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ करते थे। अस्पताल जो खत्म हुआ है इसे करीब 15 वर्ष हो गए हैं। इसी पर विसरा कक्ष है। यहाँ ये बता दें कि विसरा कक्ष में कंकाल नहीं रखे जा सकते हैं। कई बार लावारिस शवों की स्थिति में उनके कंकालों को विसरा कक्ष में रख दिया जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई। अब जिम्मेदारी कैंपस की जो जिम्मेदारी थी वो पुलिस की थी। विसरा कक्ष के पास ही पुलिस बैरक है और इसके पास महिला थाना। सवाल ये कि इतने कंकाल कहां से आए, रखे गए तो इन कंकालों को हटाया क्यों नहीं गया। कुल 8 या 9 बोरे यहां मिले हैं। इसमें कंकालों की संख्या का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। बमुश्किल पुलिस ऐसे में अपनी जिम्मेदारी ले रही है। प्रसून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रसून, चाहे गंगा में शव मिलने की बात हो या फिर ऐसे नर कंकाल मिलने का सच हो जिसका कोई अता पता नहीं है कि ये किसके हैं, क्या काम पूरा हो गया, विसरा कक्ष में इसे रखा नहीं जा सकता है। अधिकारी और जो कर्मचारी हैं क्या बोल रहे हैं इस पर? देखिए, पहला सवाल तो यही बनता है कि ये इतने नरकंकाल आए कहां से। इसका जवाब कोई भी अधिकारी साफ तौर पर देने से बच रहा है। विसरा की अगर बात करें तो विसरा कक्ष जो 15 साल पहले विसरा रखना ही बंद हो गए थे, उनमें ये इस तरह से बोरियां मिलना अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पे सवालिया निशान लगाती है। अगर हम एक तरफ ये मान के चलें कि अगर जनपद के जितने भी थाने हैं उनमें जो लावारिस शव मिले या स्कल मिले या जो भी जो मानव शरीर के कंकाल हैं अगर वो मिलते हैं पुलिस को, तो वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाते हैं कि ये स्कल कितने पुराने हैं। मगर उसके बाद भी ये पुलिस लाइन के अंदर रखे नहीं जा सकते। किसी भी सूरत से इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है पुलिस को एक निश्चित समय के अंदर। तो ये जिस तरह से विसरा कक्ष का इस्तेमाल एक मालखाने के रूप में किया गया, वो मालखाना जहां पर जो मानव शरीर के जो स्कल है या जो भी उनके शरीर के अंग हैं उनको रखा गया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल यहाँ पे लग गया है। धन्यवाद प्रसून जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा मामला है, इस मामले पर अब सियासी घमासान भी मच गया है। निश्चित तौर पर मुद्दा यहाँ पर बड़ा मिल गया है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं का दल यहाँ पर पहुंच गया है। बीजेपी नेता इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं।
का न तो पुलिस रेगुलेशन में कोई प्रावधान है और न सीआरपीसी में है। जब कोई प्रावधान नहीं है तो इसको ये रख ही नहीं सकते। पुलिस रेगुलेशन में तो डेड बॉडी के डिस्पोजल का इनको पैसा मिलता है। ये मामला संदिग्ध है, गंभीर है। ये मौतें ही कहीं संदिग्ध है और ये लाशें छिपाई गई हैं। क्या किस तरह की जांच की मांग करते हैं? इस पर मुकदमा कायम होकर के जांच होनी चाहिए। खाली जाते हैं। इनका कहना है कि 2008 से पहले ये रूल था कि पूरी हमको रूल बता दें, उनके कहने से रूल बनेगा। रूल बता दें कौन सा रूल है। वही उधर इस मामले में उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेश का कहना है कि डीजीपी ऑफिस ने जिले से पूरी रिपोर्ट मांगी है। 2008 या इसके पहले वहां पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुआ करती थी। ये फैक्ट उन्होंने बताया है मुझे अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। तो वर्ष 2008 के पहले उन्नाव का जो पोस्टमार्टम हुआ करता था वो संभवतः इस कमरे में या इससे लगे हुए भवन में हुआ करता था। ये एसपी उन्नाव ने बताया है अपने अभिलेखों के मुताबिक। बाकी जो डिटेल है वहां पे रजिस्टर मेंटेन किया गया है कि कितने डेड बॉडीज का यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, कितनों के विसरा वहां पे प्रिजर्व किए गए हैं। ये सारे अभिलेख उनके रजिस्टर में अंकित हैं। उसी का वो छानबीन कर ले रहे हैं। अपेक्षा की गई है कि वो एक विस्तृत डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को प्रेषित करें और आवश्यकता अगर होगी तो फर्दर उसको हम लोग एग्जामिन कराएंगे अपने लेवल से। अब यही चीज मैं कह रहा हूं कि लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट। आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। जो इतिहास में नहीं हुआ वो आज उत्तर प्रदेश में हो गया है। दरअसल राज्यपाल राम नाईक ने यूपी के 2 विधायक उमर शंकर सिंह और बजरंग बहादुर की सदस्यता समाप्त करने का आदेश दे दिया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 विधायकों को लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्यपाल ने अयोग्य घोषित कर दिया। उमर शंकर सिंह बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर जीते थे। वहीं बजरंग बहादुर, जिनको आप देख रहे हैं, वो महाराजगंज की फरेंदा सीट से बीजेपी के विधायक के तौर पर चुने गए थे। दोनों को 6 मार्च 2012 में निर्वाचित घोषित किया था, लेकिन लोकायुक्त ने जांच में दोनों विधायकों को सरकारी ठेके लेने का दोषी पाया। जांच में खुलासा हुआ कि बजरंग बहादुर ने 15 अक्टूबर 2012 को सरकारी ठेका लिया और उमा शंकर सिंह ने 2009 से सरकारी ठेका लेकर सड़क निर्माण का काम शुरू करवा दिया। लोकायुक्त की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पास भेज दी, जिस पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से सारी जानकारी मांगी है। राज्यपाल ने दोनों विधायकों से 16 जनवरी 2015 को अलग अलग मुलाकात करके भी उनका पक्ष जाना। इसके बाद राज्यपाल ने उमा शंकर सिंह को 6 मार्च 2012 और बजरंग बहादुर सिंह को ठेका लेने की तारीख 15 अक्टूबर 2012 से विधानसभा की सदस्यता से जो ये डेट है उससे अयोग्य घोषित कर दिया है। मतलब इनकी विधायकी अब नहीं रही। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो बीएसपी विधायक उमर शंकर सिंह और बीजेपी विधायक बजरंग सिंह बहादुर, इनको हालांकि विधायक कहना गलत होगा क्योंकि विधायकी चली गई है और इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। राज्यपाल के फैसले का लोकायुक्त ने स्वागत किया है। लोकायुक्त जांच में दोनों विधायक दोषी पाए गए थे। लोकायुक्त ने ही इन दोनों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। जो राजनीति के क्षेत्र में राजनीति पर बैठे लोग सब सरकारी बिजनेस हथियाने का प्रयास करते हैं, उस पर चेक लगाने का ये एक पहला प्रशंसनीय कदम है। तीसरा, विलंब हुआ है, ये और पहले होना चाहिए था। चौथा ये है कि उत्तर प्रदेश में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी भी विधायक की इस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए ये प्रशंसनीय कार्य है। तो पूरा मामला क्या, उस पर नजर डालते हैं। उमर शंकर सिंह दरअसल 2009 से सड़क निर्माण के ठेके का काम करते आए हैं। वहीं बजरंग बहादुर ने निर्वाचित होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी से सड़क निर्माण का ठेका लिया। इनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत हुई। लोकायुक्त ने अपनी जांच में इन्हें दोषी पाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए डायरेक्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट राज्यपाल को। राज्यपाल राम नाईक ने चुनाव आयोग से इस पर विचार मांगा। इसके बाद राज्यपाल ने दोनों विधायकों का पक्ष भी सुना और बाद में फैसला किए जो दोनों विधायक जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर जिनकी फोटो देख रहे हैं, एक बीएसपी का एक बीजेपी का, इनकी विधायकी गई। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी से निकाले गए दद्दू प्रसाद के मायावती पर हमले जारी हैं। दद्दू प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीएसपी में टिकट बेचे जाते हैं। हालांकि दद्दू प्रसाद पहले ऐसे शख्स नहीं है जो पार्टी से
निकलने के बाद इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दद्दू प्रसाद ने कहा कि वो कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहे और उनका फिलहाल किसी राजनीति में जाने का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इसके बाद जाने का कोई इरादा नहीं है। कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेच रही है, बल्कि इस मामले में भी चिंताजनक है कि इस देश में निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग भी अपने डेलीगेट भेज सकें। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी माध्यम थी। मुझे चित्रकूट में खतरा पहले से भी रहा है। मायावती से खतरा नहीं हुआ, मायावती से आगे खतरा हो सकता है, पर अभी मेरे सामने कोई प्रत्यक्ष बात नहीं है। आप बीजेपी के संपर्क में थे, इसीलिए आपको पार्टी से निकाल दिया गया। ये तो उतना ही बेबुनियाद है कि जैसे बिल्कुल सफेद झूठ होता है कोई। तो आपने वहीं ललितपुर के औद्योगिक क्षेत्र चंदेरा में बेरोजगार उद्यमियों को आवंटित 17 प्लॉट डीएम ने निरस्त कर दिए। जिला उद्योग केंद्र ने फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट का आवंटन किया था, लेकिन कई साल बाद भी फैक्ट्री या इकाई नहीं लगाई गई। इसके बाद डीएम ने इन प्लॉट को निरस्त कर दिया। निरस्त किए गए प्लॉट में लगभग 6 प्लॉट बीएसपी नेता और उनकी पत्नियों के नाम पर है। बीएसपी नेताओं ने आरोप भी लगाया कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में कार्रवाई कर डाली। प्रशासन ने 17 प्लाट कैंसिल किए। कल जो है किसी दूसरी की पार्टी की सरकार आ जाएगी, वो 34 करा देगी। परसों किसी की आ जाएगी। इस प्रकार से यदि प्लाट कैंसिल होते रहेंगे, भूखंड कैंसिल होते रहेंगे, फैक्ट्रियां कैंसिल हो रहेंगी, उद्योग कैंसिल होते रहेंगे, तो क्या कोई उद्यमी उद्योग लगा पाएगा? इस प्रकार से स्थिति रह पाएगी? टीम्स बेच के तो पता चला कि 17 ऐसी यूनिट्स हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हैं। उन सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ताकि नए उद्योगपति सामने आए, नए एंटरप्रेन्योर्स सामने आए, अपने प्रपोजल्स लेकर आए, और जो प्रपोजल्स वायबल होंगे, फीजिबल होंगे, उनको निश्चित रूप से 17 प्लॉट जो है एक एक करके आवंटित कर दिया जाएगा। करोड़ों रुपए सालाना खर्च करने के बावजूद मिड डे मील और हॉटकुक जैसी योजनाएं खोखली साबित हो रही हैं। अब इसी कड़ी में गाजीपुर में हॉटकुक योजना बेईमानी है। योजना के तहत जिले के आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ताजा और पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाता था, लेकिन बाल पुष्टाहार विभाग कई एनजीओ की मदद से इस योजना को चला रहा था। 16 ब्लॉक में 9 एनजीओ हॉटकुक योजना से जुड़े थे। दिलचस्प बात आपको बताएं कि जिले में काम करने वाले एनजीओ की जगह चंदौली, नई दिल्ली, लखनऊ की एनजीओ को बच्चों को पौष्टिक जो खाना है उसको पहुंचाने का जिम्मा दिया गया। बाहर के एनजीओ को विभागीय साठगांठ से लेकिन काम मिल गया, लेकिन ये तमाम एनजीओ की अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाए। जांच में इनके काम में कमी आई। इसके बाद प्रशासन ने दिल्ली की 2 एनजीओ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और जन चेतना को जागृति जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। वहीं कार्रवाई के बाद 100 ब्लॉक की 4 एनजीओ ने खुद की खाना सप्लाई करने से इनकार कर दिया। विभागीय कार्रवाई के बाद यह एनजीओ काम करना बंद करते थे। वहीं आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना बंद हो गया है। यहाँ पे जितने किचन वाले, जितने एनजीओ वाले, किसी ने ही मानक ना पूरा करने पे हम जब यहाँ पे आए, 1 महीने से हमारी पूरी आईसीडीएस की टीम मुहिम में लग गई कि भाई हम अगर मानक नहीं पूरा करोगे तो हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। हाल फिलहाल में स्थिति ये है कि 11 परियोजनाओं में हॉटकुक बंद, मानक अनुरूप नहीं है। इसमें अधिकारियों ने कहा है कि रसोई घर चेंज करने के लिए, और बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके वजह से मतलब रसोई घर शिफ्ट करना है दूसरी जगह, इसके लिए बंद करना पड़ा है। इन लोग को रसोई घर चाहिए, ऑटोमेटिक रसोई घर चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक और ये मैनुअल है। तो उसके लिए आगे बात चल रही है कि भाई इतनी छोटी परियोजना है, इसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे लगेगा। 123 केंद्र है, या तो 2, 4, 5 ब्लॉक हमको मिले तो हम 20 लाख रुपए का रसोई घर बैठाएं। वहीं भारत के पीठासीन अधिकारी और सचिव के सम्मेलन की मेहमान नवाजी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा कर रही है। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के प्रमुख सचिव और सचिव हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा लोकसभा राज्यसभा के महासचिव के साथ राज्यसभा के उपसभापति होंगे। लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में करीब 400 लोगों के शामिल होने की उम्मीदें हैं और इसी दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया पार्क में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
सम्मेलन का औपचारिक समापन राज्यपाल करेंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को लखनऊ की विरासत से रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए लखनऊ दर्शन को कार्यक्रम में जगह दी गई है। वहीं मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। ये भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन और उसके साथ सचिवों का भी सम्मेलन होने जा रहा है। 30 तारीख से लेकर के और 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक हमारा कार्यक्रम है। प्रेस नोट आप तक हम भेज दे रहे हैं, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और हमारे प्रदेश को इसके पूर्व 2 बार अवसर मिला है, 1961 में और 1985 में। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर मुरादाबाद के वकीलों ने हंगामा किया है। वकीलों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ किया है, जबरन बाजार बंद करवा दिया। इस दौरान वकील दुकानदारों के बीच मारपीट हुई है, जिसके बाद ये वकील धरने पर बैठ गए। एक ज्वलंत मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट की अलग बेंच की मांग लंबे समय से वकील कर रहे हैं ताकि समय की भी बचत हो, मुकदमे का भी जल्दी निपटारा हो। और ये मांग चूंकि हर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के पाले में फेंकती रहती हैं, तो वकील इसको लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी करते रहते हैं क्योंकि मांगे पूरी नहीं हो। वहीं हापुड़ में गढ़ से आ रही प्राइवेट बस पर नाराज युवकों ने बस न रोकने को लेकर पथराव किया। इस पथराव की वजह से बस में बैठे करीब 12 लोगों से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर युवक फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। लखनऊ में फैजाबाद से आए विकलांग लोगों ने वहीं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। फैजाबाद में पटरी विकलांग की दुकानों को हटाने से ये लोग नाराज हैं। इन्होंने सरकार से पक्की दुकानें और समाजवादी पेंशन योजना 3600 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मांग की है। साथ ही शिक्षित बेरोजगार विकलांग युवकों को 3 पहिया मोटरसाइकिल दिए जाने की मांग की है। विकलांग जनों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। हापुड़ में दिल्ली से मुरादाबाद जा रही मिर्च से भरे ट्रक को बदमाशों ने लूट लिया। 1 दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर ड्राइवर क्लीनर को बंधक बनाकर जंगल में फेंक दिया। ट्रक को लूटकर मौके से फरार हो गए। फैजाबाद में लापता मां बेटी के शव के नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। रोनाही के खिरौनी गांव का मामला है। बदायूं में HIV पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़कर 21 होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं समाज सेवा से जुड़े लोगों की शिकायत है कि एड्स जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम कागजों पर दिखते, हकीकत में नहीं।